इस सुंदर धरती में अनेकों ही पेड़ पौधे मौजूद हैं। करोड़ों इंसान और पता नहीं कितने ही जानवरों और पक्षियों की प्रजातियां एग्जिस्ट करती हैं। पर क्या कभी ये सोचा है कि इन सब की शुरुआत कहाँ से हुई? सबसे पहले ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसने इस पूरी दुनिया को बनाया? आज के इस मिस्टीरियस एपिसोड में बहुत से राजों का पर्दाफाश होने वाला है। तो चलिए इस रहस्यमय वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं एवोल्यूशन को अच्छे से। आज से लगभग 4 बिलियन साल पहले इस धरती पे लाइफ की शुरुआत होती है। बिलियंस ऑफ ईयर्स के एवोल्यूशन के दौरान अनेकों ही प्रकार के प्लांट्स और एनिमल स्पीसीज निकल के सामने आते हैं। आज के टाइम आप जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीसीज को अपनी डेली लाइफ में देखते हो, ये सब एवोल्यूशन से आए हैं, जिनमें से एक स्पीसीज होती है होमो सेपियंस की, यानी कि इंसान। पर बहुत से लोग एवोल्यूशन को ही झूठ बता देते हैं, इसमें बिलीव भी नहीं करते। बहुत कम लोग जानते हैं कि ये एक फैक्ट भी है या फिक्शन। पर इसी दौरान एक सवाल आपके दिमाग में घूम रहा होगा कि अगर इंसान बंदरों से आए तो आज के दिन हमें बंदर देखने को क्यों मिलते हैं? इनफैक्ट ये जो बंदर, चिंपांजीज और गोरिल्लास ये इंसानों में इन्वॉल्व क्यों नहीं हो पाए? एक मिसकंसेप्शन है काफ़ी लोगों के बीच कि बंदर ही इंसान बन गए। एवोल्यूशन की थ्योरी कभी भी ये नहीं कहती, बल्कि ये कहा जाता है कि सारे चिंपांजीज, बंदरों, गोरिल्लास और इंसानों के पूर्वज एक ही थे और वो पूर्वज आज के दिन कहीं एग्जिस्ट नहीं करते। एक एग्जाम्पल से समझे तो एक पेड़ की शुरुआत होती है एक स्टेम से, फिर ऊपर जाके टहनियाँ बनती हैं, फिर उन टहनियों से और टहनियाँ बनती हैं। ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते टिप पे जाके जो आता है वो आज के दिन सारे जिंदा जीव हैं। ईयर 1859 में चार्ल्स डार्विन ने अपनी एक ऐतिहासिक किताब लिखी थी, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इस किताब में डार्विन ने द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन का जिक्र किया था। इसको सिंपल वे में जाना जाए तो वो ये है कि जब भी रिप्रोडक्शन होती है कहीं पे भी, ह्यूमंस में, एनिमल्स में और या फिर प्लांट्स में भी, तो जो जीन्स हैं वो एक जीव से दूसरे जीव में जाती हैं। हमारी जीन्स हमारे बच्चों में पास ऑन होती हैं और जब ये होता है तो जीन्स में म्यूटेशन देखने को मिलती है। थोड़े बहुत चेंजेस आ जाते हैं जीन्स में, वेरिएशंस देखने को मिलती हैं और जैसे जैसे पीढ़ियाँ आगे बढ़ती जाती हैं वैसे ही ये इनहेरिट करती हैं। फॉर एग्जाम्पलिफिकेशन, आपकी ब्राउन आइज हैं तो आपके बच्चों में ग्रीन आइज देखने को मिलती हैं। इट मीन्स उनके जीन्स में म्यूटेशन आ गई आँखों को कलर देने वाली जीन्स में। एंड काफ़ी चांसेस हैं कि आगे आने वाले बच्चों में भी वो ग्रीन आइज ही देखने के लिए मिले। और नॉर्मली जो भी ये वेरिएशंस आती हैं इनमें से बहुत बेनिफिशियल होती हैं, कुछ नुकसानदायक अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट, और कुछ सर्वाइव कर पाती हैं, कुछ समय के साथ वैनिश हो जाती हैं। इस प्रोसेस के होने को नेचुरल सिलेक्शन का नाम दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, एक फ्रॉग जो जंगल में रहता है उसके 5 बच्चे होते हैं, 4 ब्राउन कलर के, 1 ग्रीन कलर का। जो ग्रीन कलर का मेंढक है वो अपने आप को अच्छे से डिस्गाइज कर पाता है ग्रीन कलर के पेड़ पौधों के बीच में। इस ग्रीन कलर का इसे एक एडवांटेज मिलता है। एक दिन एक सांप आके बाकी 4 ब्राउन कलर के मेंढकों को खा जाता है क्योंकि वो आसानी से दिख जाते हैं, और जो ग्रीन कलर वाला होता है वो बच जाता है और अब इसके आने वाली पीढ़ियां ग्रीन कलर की ही होती हैं। ऐसे ये नेचुरल सिलेक्शन का प्रोसेस काम करता है। एक टर्म है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट नाम से। बहुत से लोग इसका मिसगाइड करते हैं लोगों के बीच कि जो भी लोग फिट हैं वही ही सर्वाइव कर पाएंगे आने वाली जनरेशन्स में, और काफ़ी लोग इमेजिन करते हैं कि जिनकी अच्छी बॉडी होगी वही लोग ही रह पाएंगे इस नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी के अकॉर्डिंग। पर ये एक झूठ है। फिट का मतलब इस टर्म में बड़ा और सबसे पावरफुल बनना बिल्कुल भी नहीं है। चार्ल्स डार्विन के अकॉर्डिंग फिट बनने का मतलब है जो भी अपने आसपास के एनवायरनमेंट में सबसे अच्छे से फिट हो पाए। एनवायरनमेंट का मतलब यहाँ पे सिर्फ पानी और क्लाइमेट नहीं है, बल्कि एनिमल्स और प्लांट्स भी हैं। कौन इस सिचुएशन में फिट रह पाता है उस पर डिपेंड करता है। इसीलिए क्या फिट है क्या नहीं ये समय के साथ चेंज होता रहता है। जैसे डायनासोर्स। दूसरी तरफ पोलर बियर्स, जितने शरीर पे बाल होंगे उतना ही ठंड में सर्वाइव करना आसान होगा। दूसरी तरफ कुछ एनिमल्स के कम बाल होते हैं बॉडी पे ताकि पसीना ईजिली आ सके और बॉडी से हीट बाहर आ सके। ऐसे ही इंसानों की बात करें तो उनकी सिर्फ सर पर ही बाल बचे हैं और वो भी 30-40 की एज में आते आते कम हो जाते हैं, जड़ जाते हैं।
पर आज के टाइम ये जो प्रॉब्लम है ये यंग एज में देखने के लिए मिल रही है। ये हो रहा है सिर्फ जेनेटिक्स की वजह से। यंग एज में इस चीज़ का बढ़ना फिजिकल और इमोशनल स्ट्रेस भी इसका कारण है, जिसके बेसिकली बहुत से रीजंस होते हैं डेली लाइफ में, जैसे प्रॉपर डाइट इनटेक ना करना, अच्छे से ना सोना और हार्मोन्स इम्बैलेंसेस। ये 7 स्टेजेस में होता है। अगर ये पहली 4 स्टेजेस के बीच में है तो इसे बचाया जा सकता है, बट स्टेज 4 से आगे बढ़ते ही ये सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट के ऑप्शंस ही बचते हैं, जो कि इतने कन्वीनियंट नहीं हैं और काफ़ी लोग अफोर्ड भी नहीं कर पाते एंड ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की भी होते हैं। अब अगर बात करें कि एवोल्यूशन हुआ कैसे, अगर समय में पीछे जाएं तो पता चलता है कि काफ़ी स्पीसीज में कॉमन एंसेस्टर देखने के लिए मिलते हैं। ये स्क्रीन पे दिखाए गए सभी स्पीसीज का कॉमन एंसेस्टर है। अगर टाइम में पीछे चलें तो ये सब की शुरुआत होती है नियर अबाउट 4 बिलियन ईयर्स पहले। तब धरती पर सिर्फ पानी ही पानी था चारों ओर, और इस पानी में जीवन की शुरुआत होती है। अगर बात करें इस धरती के पहले ऑर्गेनिज्म की, साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग इन्होंने इसे नाम दिया है फर्स्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर। तब ना ही कोई डीएनए था ना जीन्स, बस कुछ फ्री फ्लोटिंग न्यूक्लियोटाइड्स थे जो आरएनए में असेंबल हो गए। आरएनए ने एक मॉलिक्यूल बनाया पीटीसी, इससे ये सेल्फ ऑर्गेनाइज होकर फूका बन गया, यानी कि फर्स्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर। आज के टाइम हम एक सेल को बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ कहते हैं, पर ये फूका तो कोई सेल था ही नहीं। और अगर ये कोई सेल था ही नहीं तो क्या ये जिंदा भी था? ये लिविंग था या नॉन लिविंग था? ये इमेजिन करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। अब अगर एक वायरस को इमेजिन करके देखो, जिसको ना लिविंग कहा जा सकता है और ना ही नॉन लिविंग कहा जा सकता है, अपने आप में ये कुछ नहीं कर सकता जब तक कि ये किसी की बॉडी में ना हो। ये कोई लिविंग और नॉन लिविंग होने के बाद भी अपना इम्पैक्ट दिखाता है, तो फूका क्यों नहीं कर सकता? आज से 3.8 बिलियन ईयर पहले फूका इन्वॉल्व होता है एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, जिसे हम बुलाते हैं लूका, लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर। मीन्स के धरती पे सारे लिविंग थिंग्स जैसे कि पेड़ पौधे, जानवर, बैक्टीरिया, फंगाई, इन सभी का एक कॉमन एंसेस्टर था लूका। रिसर्चर्स का मानना है कि कोई प्रोकैरियोटिक माइक्रोब था जिसमें सेल मेम्ब्रेन था। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के डिफरेंस के बारे में आपने अपने स्कूल में भी पढ़ा होगा। यूकैरियोटिक सेल में प्रॉपर न्यूक्लियस होता है, पर प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता। साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि इस लूका में अराउंड 355 जीन्स थी, और ये जीन्स हमें आज के दिन देखने के लिए मिलती हैं, जो भी लिविंग बींग्स जिंदा हैं आज के दिन। ये रिसेंटली ही डिस्कवर की गई थी जुलाई 2016 में। यूनिवर्सिटी ऑफ डसलडॉर्फ के विलियम मार्टिन ने इसकी डिस्कवरी की। इसकी डिस्कवरी से ठीक 4 महीने पहले साइंटिस्ट ने एक छोटा सा सिंथेटिक सेल बनाया जो अपने आप ही सर्वाइव कर सकता है और रिप्रोड्यूस भी कर सकता है। इस सेल में 473 जीन्स थी, पर लूका में तो इससे भी कम जीन्स थी, 355। इसलिए लूका को हाफ अलाइव ही डिक्लेयर किया जाता है, क्योंकि प्रॉपरली लिविंग नहीं था वो। साइंटिस्ट कहते हैं कि जो वायरसेस हम आज के दिन देखते हैं वो या तो लूका के पहले इन्वॉल्व हुए होंगे, या फिर लूका के साथ ही उन्होंने वायरसेस ने को इन्वॉल्व किया होगा। बात करें अगर सभी वायरसेस की, तो बिगिनिंग से ही इन्होंने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है जो वायरसेस के एवोल्यूशन के पूरे प्रोसेस में, क्योंकि हर किसी को जिंदा रखने के लिए किसी न किसी वायरस की ज़रूरत होती है। लूका का जो रिप्रोडक्शन था वो सेल डिवीजन से हुआ था, एंड काफ़ी मिलियन ईयर्स के बाद ये 2 हिस्सों में ब्रांच आउट कर गया, जिनका नाम था बैक्टीरिया और आर्किया। ये दोनों वैसे तो एक दूसरे से काफ़ी सेम हैं, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मामले में थोड़ा सा फ़र्क है। कुछ और बिलियन साल आगे बढ़े तो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सा बैक्टीरिया निकल के सामने आता है एवोल्यूशन की मदद से, जो था साइनोबैक्टीरिया। ये पहला ऐसा कोई बैक्टीरिया होता है जो फोटोसिंथेसिस कर पाता है, मतलब सन रेस का इस्तेमाल करके एनर्जी जनरेट करना, जिसमें पानी को भी एक फ्यूल की तरह यूज किया जाता है, जो कि लास्ट में जाके ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करता है। और जब ऐसे काफ़ी सारे साइनोबैक्टीरिया समुद्र में मौजूद होते हैं और फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं, जिससे काफ़ी ऑक्सीजन एयर में रिलीज होती है, इस इवेंट को द ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट कहा जाता है। और यही कारण है कि हमें धरती में ऑक्सीजन की मात्रा काफ़ी हद तक देखने को मिलती है। ये हुआ था आज से लगभग 2.2 बिलियन ईयर्स पहले। एवोल्यूशन होती है, डीएनए को स्ट्रॉन्ग और प्रोटेक्टिव बनाने की कोशिश की जाती है, और इसीलिए ही सेल में न्यूक्लियस की फॉर्मेशन होती है।
सेल के अंदर डीएनए को रखा जाता है ताकि इसे और ज्यादा प्रोटेक्ट किया जा सके। आफ्टर मैनी मिलियंस ईयर्स हमें न्यूक्लियस का जो बाहर का साइड का जो एरिया का साइटोप्लाज्म कहा जाता है, जिसे उसमें भी एवोल्यूशन देखने को मिलती है। आज के दिन जो सारे पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं उसका कारण है कि कुछ टाइप का साइनोबैक्टीरिया क्लोरोप्लास्ट में बदल जाता है और ये चीज जन्म देती है प्लांट किंगडम को। एटमॉस्फेयर में ज्यादा ऑक्सीजन होने की वजह से एक प्राचीन बैक्टीरिया सोचता है क्यों ना इस ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाए एनर्जी जनरेट करने में। इससे शुरुआत होती है एरोबिक रेस्पिरेशन की। ये बैक्टीरिया के और आर्किया में डेवलप होना शुरू कर देता है, जिससे माइटोकॉन्ड्रिया का जन्म होता है, जिसे आजकल पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। सारे यूकेरियोट्स में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ये। आगे जाकर ये यूकेरियोट्स 3 और सब ब्रांचेस में स्प्लिट हो जाते हैं, एनिमल किंगडम, फंगाई किंगडम और एल्गे किंगडम। एल्गे किंगडम को प्रोसिस्टा भी बुलाया जाता है। यहाँ आकर आप विजुलाइज कर सकते हैं कि जो हमारा ट्री ऑफ लाइफ है वो जन्म ले रहा है। पहले 3 ब्रांचेस हैं बैक्टीरिया, यूकेरियोट्स और आर्किया। फिर इनके ब्रांचेस निकलते हैं प्लांट्स, एनिमल्स, फंगीज। ये सब कुछ सुनने के बाद आप सोच रहे होंगे कि कहाँ हमने बंदरों से इंसानों को बनने की बात की थी और यहाँ हम बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही लेके बैठे हुए हैं। और यही सच है, आज भी हमारी बॉडी के अंदर 39 ट्रिलियन माइक्रोस्कोप्स हैं एक बॉडी के अंदर। हमारी बॉडी के टोटल सेल में से 43% सेल्स ही इंसानों के सेल्स हैं, बाकी सब बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगस और आर्किया के सेल्स मौजूद हैं हमारे अंदर। आज से करीब 900 मिलियन साल पहले सेलुलर लाइफ का जन्म होता है, जिसका कारण भी एवोल्यूशन है, क्योंकि सर्वाइव करना भी तभी आसान है अगर सेल्स एक ग्रुप में रहे। इसलिए हमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं। और 555 मिलियन ईयर्स पहले हमें एक कॉमन एंसेस्टर देखने को मिलता है सारे जानवरों की स्पीसीज का, जिसका नाम है इकारिया वारियोटिया, जिसका साइज एक चावल के दाने से भी छोटा। ये एक बायलेटरल वर्म था, जिसका आगे का साइड और पीछे का साइड भी था। बायलेटरल का मीनिंग सिमेट्री, यानी कि वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली सिमेट्रिकल होता है जानवर। मतलब सारे जानवरों में एक राइट और लेफ्ट साइड होती है, दोनों साइड्स ही एक दूसरे से सिमिलर होती हैं। बहुत कम होते हैं स्टारफिश जैसे, जिनमें रेटिकल सिमेट्री होती है। लगभग सारे जानवर ही बायलेटरल होते हैं, जैसे इंसान, बटरफ्लाई, डॉग, फ्रॉग और भी बहुत सारे। साइंटिस्ट को साउथ अमेरिका में कुछ फॉसिल्स मिले। जब उन पे रिसर्च की गई तो पता चला कि ये जो कोई क्रिएचर था जो 555 मिलियन पुराना था और ये बायलेटरल भी था। तो अभी तक ये सबसे पुराना ऑर्गेनिज्म बन गया जो फाउंड किया गया, इसीलिए इसे बोला जाता है सारे एनिमल्स का एंसेस्टर। उसके बाद डिस्कवरी होती है वर्टिब्रेट की, मीन स्पाइन की। सारी मछलियां, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स को वर्टिब्रेट कहा जाता है क्योंकि उन सब में रीढ़ की हड्डी होती है। पहली स्पाइन की डेवलपमेंट होती है 480 मिलियन ईयर्स पहले। ये एक प्रकार की एक मछली होती है रेंडस्पिस नाम से। उसके बाद 4 पैरों की डेवलपमेंट होती है। जिन जिन जानवरों में 4 पैर होते हैं उन सबको टेट्रापोड्स बुलाया जाता है। और ये सब डेवलपमेंट्स भी इनसाइड द वाटर ही होती हैं। अभी तक हम शुरू से लेके अब तक जमीन पे नहीं आए हैं। एक जानवर 375 मिलियन ईयर्स पहले अस्थेनोपेट्रॉन नाम से, जो 6 फीट तक लंबी थी, जिसका जबड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग था, दांत बहुत नोकीले थे। ये जानवर टिक्टालिक्रोस, जिसे 2004 में डिस्कवर किया गया था, इसके बड़े फोरफिन की मदद से ये जमीन पे रह पाया। हुआ कुछ ऐसा कि ये जानवर गहरे समुद्र में रहता था। कभी कभी क्लाइमेट चेंज की वजह से समुद्र का पानी पीछे चला जाता है। इस सिचुएशन में जब इसे मजबूरन जमीन पर आना पड़ा, वहाँ पे ये सर्वाइव कर पाया। ऐसा नहीं है कि सभी जानवरों ने पानी से जमीन पर मूव ऑन किया। एवोल्यूशन कभी भी एक डायरेक्शन में नहीं चलती, ये हर डायरेक्शन में हो सकती है। इसी टिक्टालिक की एक रिलेटिव मछली थी किकिटानिया वाइकी। जब ये जमीन पे आई, सर्वाइव नहीं कर पाई और पानी में चली गई। एग्जाम्पल में हम व्हेल्स और डॉल्फिन्स को ले लेते हैं। ये दोनों मैमल्स हैं, मछलियों से अलग हैं और इंसानों के जैसी। बाकी मछलियों की तरह ये पानी में सांस नहीं ले सकती। सांस लेने के लिए इन्हें पानी से बाहर आना पड़ता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि डॉल्फिन्स और ह्यूमंस का एक कॉमन एंसेस्टर रहा होगा जो जमीन पर रहता था। अबाउट 368 मिलियन ईयर्स पहले एम्बीफियंस की डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। मीन्स मेंढक और सैलामेंडर जैसे जीव जो जमीन में भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं। फिर एवोल्यूशन होती है रेप्टाइल्स की, जैसे सांप,
टर्टल्स, एलिगेटर्स, क्रोकोडाइल्स एंड लिजर्ड्स। सेम ब्रांच में आगे जाकर डायनासोर्स भी आते हैं। डायनासोर आते हैं नियर अबाउट 230 मिलियन ईयर्स पहले। फिर 225 मिलियन ईयर्स पहले हमें एक 20 सेंटीमीटर लंबा एक जीव देखने को मिलता है, चूहे जैसा, जिसे नाम दिया गया है ब्रासिलोडोन क्वाड्रेंगुलेरिस। इसे अब दुनिया का ओल्डेस्ट मैमल माना जाता है, जिसकी डिस्कवरी 2020 में ही हुई थी। इससे पहले साइंटिस्ट को लगता था कि दुनिया का पुराना मैमल मोर्गेनुकोडन ये 205 मिलियन ईयर्स पहले एग्जिस्ट करता था। और शॉकिंग बात ये भी है कि ये अंडे भी दिया करता था। ये तो आप ही जानते हैं कि मैमल्स के बच्चे माँ का दूध पीते हैं। इंसान, बंदर, कुत्ते, बिल्लियाँ, टाइगर, शेर, ये सारे मैमल्स होते हैं, बट मैमल्स नॉर्मली अंडे नहीं देते। एक्सेप्शनल तौर पे ये जो भी मैमल्स अंडे देते हैं उन्हें मोनोट्रीम्स कहा जाता है। आज के टाइम सिर्फ 5 ही मोनोट्रीम्स की स्पीसीज जिंदा हैं, जिनमें से एक है प्लेटिपस। इनके 120 मिलियन साल पहले वाले फॉसिल्स भी पाए गए हैं, जो कि आज के प्लेटिपस से ज़्यादा अलग नहीं थे। इसलिए प्लेटिपस को मोस्ट प्रिमिटिव एनिमल भी कहा जाता है। मोनोट्रीम्स के अलावा 2 और टाइप्स हैं मैमल्स की, प्लेसेंटल्स एंड मार्सुपियल्स। प्लेसेंटल मैमल्स वो जानवर जिनकी माँ की यूट्रस में बच्चा बड़ा होता है, जैसे इंसान, एंड मार्सुपियल्स वो जानवर जिनकी माँ के पाउच में बच्चा बड़ा होता है, लाइक कोआलास एंड कंगारूस। 3 टाइप होते हैं मैमल्स के, एक में वो अंडा देते हैं, एक में यूट्रस में बच्चा बड़ा होता है, तीसरे में पाउच के अंदर। ये तीनों मैमल्स की कैटेगरी में आते हैं बिकॉज इनके जो भी बेबीज होते हैं वो माँ का दूध पीते हैं। मोनोट्रीम्स का डाइवर्जन हुआ बाकी सबसे 166 मिलियन ईयर्स पहले। फिर 125 मिलियन ईयर्स पहले मार्सुपियल्स और प्लेसेंटल मैमल्स भी डिफरेंट डायरेक्शन में इवॉल्व करने लगे। आज से 40 मिलियन ईयर्स पहले एक साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट एक दूसरे से जुड़े हुए थे, और जब मार्सुपियल्स का एवोल्यूशन हुआ ये तीनों कॉन्टिनेंट में स्प्रेड हुए। अंटार्कटिका में भी कोई आइस नहीं होती, फॉरेस्ट हुआ करता था, और आज जब ये कॉन्टिनेंट एक दूसरे से अलग हो चुके हैं और हमें मार्सुपियल्स इन्हीं तीनों कॉन्टिनेंट्स में देखने को मिलते हैं, एंड सबसे ज़्यादा मार्सुपियल्स ऑस्ट्रेलिया में ही पाए जाते हैं। साउथ अमेरिका में वो बाकी मैमल्स के साथ एग्जिस्ट नहीं हो पाए, बट ऑस्ट्रेलिया में उनका कोई कंपटीशन नहीं था, और यही कारण है कि हमें ज़्यादातर कंगारूस और कोआला जैसे जानवर ऑस्ट्रेलिया में ही देखने को मिलते हैं। प्लेसेंटल मैमल्स का सबसे पुराना फॉसिल पाया गया था नॉर्थ ईस्ट चाइना में लगभग 125 मिलियन ईयर्स पहले। इस जानवर का नाम है इओमाइया। 2013 की स्टडी में साइंटिस्ट ने इस स्टडी को काउंटर किया था, ये कहते हुए कि इस जानवर में वो सारे फीचर्स नहीं थे जो आज के दिन प्लेसेंटल मैमल्स में देखने को मिलते हैं। मोरिन ओलेरी और उनके को रिसर्चर्स ने इस चीज़ को काउंटर किया और कहा कि एक्चुअल में पहला प्लेसेंटल मैमल सिर्फ 65 मिलियन ईयर्स पहले ही पाया गया था, जो कि कुछ ऐसा दिखता था और भी ज़्यादा चूहे जैसा दिखता था। फिर समय के चलते पृथ्वी से लगभग सारे डायनासोर्स खत्म हो गए। एस्ट्रोनॉट्स ने सारे डायनासोर्स को ख़त्म कर दिया, जिससे मैमल्स को उभर के आने का चांस मिला। धरती के इकोसिस्टम पे ऐसी काफ़ी जगह बच गई जहां मैमल्स फिट बैठ सकते थे। जर्नल साइंस की स्टडी ने बताया है कि प्लेसेंटल मैमल्स के अच्छे दिन तभी शुरू हुए जब डायनासोर्स वैनिश्ड हुए, और अगर ये ना हुआ होता तो शायद आज इंसान धरती पे दिख ही नहीं पाते। नियर अबाउट 40 मिलियन ईयर्स पहले इंडियन कॉन्टिनेंट प्लेट जाके एशिया से टकरा जाती है, जिससे हिमालयस की पहाड़ियों की फॉर्मेशन होती है। इस टाइम प्लेसेंटल मैमल्स अलग अलग ब्रांचेस में बढ़ जाते हैं। एक ऐसी ही टाइप होती है इन प्लेसेंटल मैमल्स की अंगुलेट्स की, वो मैमल्स जिनके पैर में हूव्स देखने को मिलते हैं। गायें, भैंस, सूअर, बकरी, कैमल, डीप, हिप्पोपोटामस इसी कैटेगरी में आते हैं। सेम ब्रांच आगे जाकर ऑडटॉयड और इवनटॉयड में जाके डिवाइड हो जाती है। ऑड की कैटेगरी में आते हैं गधे, घोड़े, जेब्रास और रेनोसोर्स, बाकी सब इवन की कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा एक और ब्रांच बनती है कार्निवोरस प्लेसेंटल मैमल्स की। डॉग्स, कैट्स, लॉयंस, टाइगर्स, हाइनास ये सभी इसी ब्रांच में आते हैं, और जो व्हेल्स एंड डॉल्फिन्स हैं वो कैटसन मैमल्स की ब्रांच में आते हैं, और उनकी क्लोजेस्ट एंसेस्ट्री एक्चुअल में अंगुलेट्स के साथ में है। बिल्कुल सही सुना आपने, इसका मतलब व्हेल्स और डॉल्फिन्स हैं वो गाय भैंसों से सबसे ज़्यादा रिलेटेड हैं। उसके बाद आती है कैटेगरी एफ्रोथीरिया की, जिसमें एलिफेंट्स एंड हायराक्स आते हैं। सुनने में ये बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग लग रहा होगा कि कहाँ बड़ा हाथी और कहाँ छोटा सा हायरैक्स।
ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा रिलेटेड हैं। वो इसीलिए ही क्योंकि एवोल्यूशन कभी भी सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए नहीं चलती। ये किसी भी डायरेक्शन में मूव ऑन हो जाती है जहाँ पर भी वो फिट बैठे सही से। अब एवोल्यूशन होने के पीछे आखिरकार क्या रीज़न है, क्यों होती है ये एवोल्यूशन? इसके पीछे 4 मेजर रीजंस होते हैं जिन्हें 4 फोर्सेस ऑफ एवोल्यूशन का नाम दिया गया है। पहले 2 आप अच्छे से जान चुके हो। पहला जेनेटिक म्यूटेशन, डीएनए रेप्लिकेट करते समय जो भी बाय चांस गलतियां हो जाती हैं, इनसे रिप्रोडक्शन के दौरान जीन्स में म्यूटेशन आ जाती है और ये एक्सटर्नल फैक्टर के माध्यम से भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अल्ट्रावायलेट लाइट के कारण आपकी स्किन के सेल्स में म्यूटेशन आ जाए और आपको स्किन कैंसर हो जाए। दूसरा है नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरली जिन भी जीन्स के ट्रेड्स किसी इकोसिस्टम में सबसे ज़्यादा अच्छे से फिट बैठते हैं, वहाँ से एवोल्यूशन कंटिन्यू होती है। अब थर्ड और फोर्थ फोर्सेस ऑफ एवोल्यूशन की बात करते हैं। तो थर्ड रीज़न है जेनेटिक ड्रिफ्ट। जैसे कोई बड़ा डिस्ट्रक्टिव इवेंट होता है जिससे धरती पे सभी बदल जाता है। सिंपल भाषा में बात करें तो कोई बड़ा धमाका होना और सब कुछ तहस नहस हो जाना। फॉर एग्जाम्पल, किसी जानवर की एक स्पेसिफिक स्पीसीज है जो एक स्पेसिफिक आइलैंड पे पाई जाती है और उस आइलैंड पर वोल्केनो फूट जाता है। उस आइलैंड पे सब खत्म हो जाता है, वो जानवर की प्रजाति भी। लेकिन अगर उस एनिमल की कोई सब स्पीसीज एक पास वाले एरिया में या आइलैंड पे मौजूद थी तो वोल्केनो डिजास्टर के बाद उस सब स्पीसीज को अच्छा चांस मिल जाएगा और ज़्यादा फैलने का, और आने वाले टाइम में वो सब स्पीसीज ही हर जगह मौजूद दिखेगी। इस टाइप का इवेंट अगर होता है तो उसे बोटलनेक इफेक्ट टाइप कहा जाता है जेनेटिक ड्रिफ्ट्स का। ऐसा इंसिडेंट काफ़ी सेंचुरीज ईयर्स पहले अमेरिका में हुआ था। नॉर्थ अमेरिका बाइसन अमेरिका के हर कोने में पाया जाता था, लेकिन इंसानों ने इसकी हंटिंग की और ये ख़त्म हो गया। लेकिन इसकी एक सब स्पीशीज है प्लेन्स बाइसन नाम से, अमेरिका के नेशन पार्क में ये बची रह गई। जब बाद में कंजर्वेशन प्रोग्राम स्टार्ट किए गए इनको बचाने के लिए, तो इसकी पॉपुलेशन दोबारा से रीग्रो करी तो सारी जो पॉपुलेशन आई वो इन सब स्पीशीज से ही आई थी। ये एक बोटलनेक इवेंट हो गया जिसके कारण हमें जेनेटिक ड्रिफ्ट देखने को मिलती है, और आज के दिन जितनी भी बाइसन्स हैं अमेरिका में वो सब इन प्लेन्स बाइसन स्पीशीज की ही हैं, और वो सारी बाइसन्स पूरे 100 एंसेस्टर से आई हैं। इट मीन्स 100 बाइसन्स जिंदा बच गई थी येलोस्टोन नेशनल पार्क में। एक और टाइप का जेनेटिक ड्रिफ्ट हो सकता है फाउंडर इफेक्ट। किसी जानवर की एक छोटी सी आबादी आइसोलेट हो जाती है और एक जगह पे जाके रिप्रोड्यूस करती है। इसका सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल इंसानों में देखने को मिलता है एमिश लोग। एमिश लोग कनाडा और अमेरिका में रहने वाले लोगों की कम्युनिटी है जिनकी पॉपुलेशन नियर अबाउट 2.5 लाख है। ये वो लोग हैं जिनके एंसेस्टर्स जर्मनी और स्विट्जरलैंड से आए थे करीब 200 साल पहले। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो लोग आए थे कनाडा और अमेरिका में वो बस 200 लोग ही थे। ये लोगों ने बाहर के लोगों से कभी शादी ही नहीं की, अपने लोगों में इंटरमैरी करते रहे कि आज इनकी पॉपुलेशन 2.5 लाख से भी ज़्यादा है। और जो भी आज के दिन एमिश लोग हैं उनके एंसेस्टर्स ये 200 लोग ही हैं। कुछ रेसिस्ट लोग कहेंगे कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि अपने अंदर ही शादी कर रहे थे। चार्ल्स डार्विन का ये कहना है कि जीन्स डाइवर्सिटी कम करना अच्छी चीज बिल्कुल भी नहीं है। इनके 200 ओरिजिनल फाउंडर्स में से एक इंसान ऐसा था जिसमें रेसेसिव जीन थी, जिससे एलिस वैन कैरवेल्ट सिंड्रोम होता है। ये एक ऐसी बीमारी होती है जिससे इंसान के हाथ पैर छोटे हो जाते हैं और ज़्यादा उंगलियां होती हैं हाथों में। अपने आप में ही इंटरमैरी करते रहने की वजह से वो रेसेसिव जीन भी बाहर आ गई। इस वजह से आज के टाइम में एमिश लोगों में ही सबसे ज़्यादा ये डिजीज़ देखने को मिलती है। एवोल्यूशन के पर्सपेक्टिव से जो अच्छा होता है कि जीन्स डाइवर्सिटी ज़्यादा हो। अब आते हैं चौथे कारण पर, जिसका नाम है जीन फ्लो। ये जेनेटिक ड्रिफ्ट से काफ़ी हद तक सिमिलर है, पर इसमें एक पॉपुलेशन माइग्रेट करती है दूसरी पॉपुलेशन की तरफ और इनमें मिक्सिंग देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, अफ्रीका के मलेरिया वाले मच्छरों में इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंस की जीन पाई जाना। ये रेजिस्टेंस की जीन पहले किसी और प्रकार के मच्छरों में पाई जाती थी, लेकिन जब उस मच्छरों की पॉपुलेशन ने आकर इस मच्छरों की पॉपुलेशन के साथ इंटरेक्ट किया तो इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंस इन मच्छरों में भी देखने को मिली। एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है कि आखिरकार एवोल्यूशन की जो टाइमलाइन है वो कितनी होती है, ये कितने धीरे या कितनी तेज होती है। इसका कोई भी एक्चुअल आंसर नहीं है, हर स्पीसीज पे वेरी करता है ये।
एवोल्यूशन को होने में कई लाखों साल का समय भी लग सकता है, जैसे मैमल्स में हमने देखा। ऑन द अदर हैंड साइड ये 1-2 साल में भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल कोरोना वायरस, इसके SARS-CoV-2 वायरस में भी हमने कितनी सारी म्यूटेशन देखी, कभी अल्फा, बीटा, गामा और कभी डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट। ये सब भी एवोल्यूशन के कारण ही पॉसिबल हो पा रहा है। एक शॉकिंग बात है कि आज के दिन भी ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जो एवोल्यूशन की थ्योरी पे विश्वास ही नहीं करते हैं। एवोल्यूशन एक थ्योरी ही नहीं, एक फैक्ट भी है। जब थ्योरी की बात आती है तो इट मीन्स साइंटिफिक थ्योरी। कोई भी साइंटिफिक थ्योरी तभी बनती है जब हमारे पास अनेकों ही एविडेंस मौजूद हों। एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ बिग बैंग और थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, ये सब थ्योरीज पर ये सब फैक्ट्स भी हैं। आपने इस 30 मिनट की वीडियो में अच्छे से देखा होगा कि इतना सारा एविडेंस है जो पूरे एवोल्यूशन को प्रूव करता है, और इसको काउंटर करने के लिए कोई ऐसा एविडेंस नहीं है जो साबित कर सके कि एवोल्यूशन एक झूठ है। अकॉर्डिंग टू एस्टीमेट, more than 97% साइंटिस्ट्स इन दिस वर्ल्ड बिलीव दैट एवोल्यूशन एक सच्चाई है, क्योंकि इस सब की एक्सप्लेनेशन हमारे पास मौजूद है। लेकिन कुछ ऐसे भी पॉलिटिशियंस मौजूद हैं जो एवोल्यूशन पे यकीन नहीं करते और इसे स्कूल के सिलेबस से हटवाना चाहते हैं। लेकिन इतना सारा एविडेंस सबूत सुनने के बाद कोई भी समझदार व्यक्ति एवोल्यूशन को झूठ नहीं कहेगा। एक अमेजिंग सा डायलॉग है सन ऑफ सैंस की डॉक्यूमेंट्री ऑल दैट ब्रीथ्स का, कि जिंदगी एक रिश्तेदारी है, हम सब हवा की बिरादरी हैं, जो भी चीज़ सांस लेती है उनमें फ़र्क नहीं करना चाहिए। सुनने में तो ये कोट काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल लगता है, लेकिन एवोल्यूशन हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये एक साइंटिफिक स्टेटमेंट भी है। जो भी स्पीशीज इस पूरी दुनिया में एग्जिस्ट करती है, जानवरों की, पेड़ पौधों की, ये एक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करती हैं। हर एक ने अपनी जगह बना रखी है इस इकोसिस्टम में, चाहे वो खून पीने वाले मच्छर जैसे जानवर हों, कपड़ा खाने वाले चूहे ही क्यों ना हों, और चाहे शार्क्स ही क्यों ना हो, या फिर हैना जैसे स्कैवेंजर्स ही क्यों ना हो। सब इस इकोसिस्टम में बहुत ही विचल रोल प्ले करते हैं। हम इंसान इस धरती का एक छोटा सा हिस्सा हैं। हमसे पहले की 5-6 पीढ़ियों को हम नहीं जानते। ऐसे ही जब हम चले जाएंगे तो हमें कोई याद नहीं रखेगा। इसलिए अपनी लाइफ को हर तरीके से जियो, इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करो और उसका सही से उपयोग करके अपनी इस ज़िंदगी को और अच्छा बना लो। एवोल्यूशन का जो कंसेप्ट है ये इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि इस पे पार्ट 2 और पार्ट 3 बनाना तो ये टॉपिक भी डिज़र्व करता है। तो हाँ भाई, एवोल्यूशन पार्ट 2 भी आने वाला है, वो भी इतनी लेट नहीं, बहुत जल्दी। जब तक आपको ये वीडियो मिलेगी तब तक वो भी बन चुका होगा। और ट्रस्ट मी, पार्ट 2 देखना ना बोलना, वो इससे भी 100 गुना अमेजिंग कंसेप्ट है। होप यू गाइस लर्नड अ लॉट। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल दिस टाइमलाइन। वी केयर योर प्रीशियस टाइम।